में हमारा फिजिक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन वो फोर्स होती है। फ्रिक्शन एक तरह की जो दो बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को बोलते हैं हम फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, हम रोड पे चल रहे हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड और हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से ही हम चल पा रहे हैं। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर फ्रिक्शन वहां पे होगी ही नहीं तो हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जब दो बॉडी के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो उस टाइम पे जो उनके बीच में फ्रिक्शन होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैंप पड़ा है। टेबल और लैंप के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या होगी? वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम उस टाइम पे होती है जब हम बॉडी पे थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। अब टेबल के ऊपर लैंप पड़ा है, तो लैंप को अगर हम लैंप पे थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो लैंप थोड़ा मूव करेगा, ठीक है, थोड़ा स्लाइड होगा। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी उस टाइम पे। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर नेक्स्ट आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर या किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, थोड़ा सा स्लाइड कर रही है या मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है तो वो क्या है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है वो मूव कर रही है। या हमने बॉल को हमने नीचे जो रोड है, रोड पे हमने बॉल को रोल करा, तो वो क्या है? वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि रोड क्या है? एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर बॉडी मूव कर रही है। या दो बॉक्सेस है, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन की बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। अब देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होती है। क्यों होती है? अब देखो, एक बॉडी है, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर चल रही है, गाड़ी है, गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, ठीक है, तो वहां पे फ्रिक्शन कम होगी। जब हमने बॉडी को इनिशियली फोर्स लगाई बॉडी पे और वो थोड़ा सा मूव करी, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी। जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, चल ही रही है, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। इनिशियली जब बॉडी को हमने स्टार्ट करा, हमने उस पर फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा मूव करा, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन ज्यादा लगती है। और उसके बाद जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कम लगती है, राइट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है उसका रिलेटिव स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो रिलेटिव स्पीड से इंडिपेंडेंट होती है। जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है कांटेक्ट सरफेस पे, ठीक है। जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगी। तो फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर के सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है और स्मूथ पे कम होती है। फिर आती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? अब देखो, एक तो फ्रिक्शन होती है जो हमने बॉडी को स्लाइड करा किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से बॉडी स्लाइड हुई तो फ्रिक्शन हुई, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अब एक फ्रिक्शन होती है जो बॉडी सरफेस के ऊपर रोल करती है, जैसे कि बॉल है, ठीक है, बॉल को हमने सरफेस के ऊपर, हम जैसे बॉल को आगे फोर्स लगाएंगे बॉल पे, तो बॉल क्या होगी? बॉल रोल करेगी सरफेस के ऊपर, तो वो क्या है? वो रोलिंग फ्रिक्शन है। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है, बॉडी रोल करती है, आगे आगे रोल करके जाती है। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बॉडी स्लाइड कर रही होती है, ठीक है। जो जैसे कि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी जो चलती है रोड पे, वो क्या है? वो एक तरह की रोलिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि टायर घूम रहे हैं गोल गोल, ठीक है, रोल ओवर हो रहे हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग भी हो सकती है, रोलिंग भी हो सकती है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी होती है वो सिर्फ
स्लाइड करती है। तो यू कैन से कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की ही आगे टाइप्स है, ठीक है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है और एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे दे नहीं रखी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है जब बॉडी स्लाइड करती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम बॉक्स है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स आगे को जा रहा है। तो इस बॉक्स जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बॉक्स जो सरफेस पे जनरेट होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। तो जो बॉल है, बॉल जब रोल करेगी सरफेस के ऊपर तो वो क्या होगी? वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। और रोलिंग फ्रिक्शन किनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है, और यू कैन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कोई सर्कुलर पाथ है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, तो इस पे जब बॉडी ट्रैवल कर रही है तो उस टाइप पे जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगती है ना, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या है? आर है रेडियस, v क्या है? v यूनिफॉर्म स्पीड है, और m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास हो गया, f फोर्स हो गई, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दे रखी है सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब देखो, एक इन्होंने पत्थर लिया, पत्थर के साथ इन्होंने क्या किया? धागा बांध लिया, ठीक है, या कोई रस्सी बांध ली पत्थर के साथ, ठीक है। तो उसको जब हम हाथ में लेकर उस रस्सी को गोल गोल घुमाएंगे तो वो क्या होगा? जो पत्थर है, पत्थर की जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब ऐसे देखो, एक पत्थर है, पत्थर के साथ हमने एक रस्सी बांध ली है, तो इस रस्सी को जब हम गोल गोल घुमाएंगे तो ये जो पत्थर है ऐसे गोल गोल घूमेगा, और इसकी जो फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये क्या हो गई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। सन के आसपास जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, तो सन के जैसे सेंटर में सन है और इसके आसपास एक फिक्स्ड पाथ में जो प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहे हैं। कि ये क्या है? ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है। या फिर एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल हो गई। या साइक्लिस्ट की हम ले लेते हैं, साइक्लिस्ट जब कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, ठीक है, जैसे ही कोई कर्व्ड रोड आ गई, सपोज यहाँ पे ऐसे कोई कर्व आ गया, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे कर्व बन गया, तो यहाँ पे जब साइक्लिस्ट ऐसे चलेगा तो वो क्या होगा? वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर बेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर वो क्या होगा? जो साइक्लिस्ट होगा वो बेंड हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो रोड्स होती है ना पहाड़ों में, जो रोड्स बनी होती है जिसका कर्व होता है, पहाड़ों में भी क्या जो सीधी रोड्स होती है वहां पे भी जो कर्व बनी होती है, तो वहां पे क्या होता है? जो इसके एजेस होते हैं ना रोड के, जैसे ऐसे रोड है, ठीक है, तो इसके जो एजेस हो गए यहाँ पे ये रेज्ड होंगे। ये वाला जो होगा थोड़ा नीचे को होगा रोड का जो अंदर वाली साइड है, और जो बाहर वाले साइड होती है, एजेस होते हैं बाहर वाले, वो थोड़े रेज्ड होते हैं, ऊपर को उठे हुए होते हैं, सो दैट की बैलेंस जो है वो बना रहे। जो साइकिलिस्ट है या गाड़ी जा रही है या कुछ भी जा रहा है उसका बैलेंस बना रहे, इसीलिए जो रोड्स होते हैं, रोड्स की जो एजेस होती है वो थोड़ी रेज्ड होती है। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। फिर आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट, ठीक है। इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के ये ऑपोजिट काम करती है। अब सेंट्रीपिटल जो फोर्स थी वो लग रही थी टुवर्ड्स द सेंटर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उल्टी डायरेक्शन में काम करती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको सीडो फोर्सेस भी बोलते हैं, या इनर्शियल फोर्स भी इसको बोला जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल होगी क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर कैसे काम करता है? क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। अब जो हैंड ब्लेंडर होता है, हैंड ब्लेंडर तो सबके घरों में होता ही है, तो उसमें हम जब उसको हम क्रीम में चलाते हैं हैंड ब्लेंडर को, तो उस केस में क्या होता है? अब क्रीम में चलाते हो या दही में चलाते हो तो उस केस में क्या होता है? जो मक्खन होता है, मक्खन सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, और जो बाकी की लस्सी होती है या दूध होता है वो साइड पे रह जाता है। ये क्यों होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। जो क्रीम सेपरेटर है वो सेंटर में चल रहा है, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो कहां पे?
पे वो एजेस पे काम कर रही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी वो एजेस पे काम करती थी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंटर में काम करती है, ठीक है। क्रीम सेपरेटर होता है, जैसे हैंड ब्लेंडर हो गया, या मिक्सी का आप ले लो, मिक्सी का जो जग होता है उसके सेंटर में होता है, ठीक है। वो सेंटर में घूमते हैं, जो जो भी उसका घूमने वाला पार्ट होता है वो सेंटर में होता है। तो वो क्या, जो मिक्सी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो वो सेंटर में घूमता है, तो मक्खन क्या है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है और लस्सी साइड पे रह जाती है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो साइडों पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो सेंटर पे काम करती है, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आती है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? अब देखो, एक तो होती है फोर्स हम सीधी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है तो इसको हमने सीधा फोर्स लगाया, ये आगे मूव करेगा, ठीक है। एक होती है फोर्स लगती है, रोटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो काम करती है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से जो चीज है वो गोल गोल घूमती है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमती है। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो रोटेशनल इफेक्ट पैदा करती है, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से चीज रोटेट करती है, जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करता है। जो रोटेशनल इफेक्ट होता है फोर्स का बॉडी पे उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो रोटेशनल इफेक्ट बनता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करती है? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स हम देखते हैं और मोमेंटम देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है इसके न्यूटन मीटर। फिर आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है जिसपे कि पूरी की पूरी बॉडी का वेट आता है, ठीक है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारी की सारी बॉडी का वेट आ रहा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे सारी बॉडी का वेट बैलेंस होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जो बॉडी का वेट होता है, ठीक है। बॉडी का वेट अगर हम किसी बॉडी को नीचे रखेंगे, किसी सरफेस के ऊपर रखेंगे, नीचे फर्श पे बोल दो या फिर किसी सरफेस के ऊपर बोल दो, तो सरफेस के ऊपर रखेंगे तो उस टाइम पे जो बॉडी का वेट है वो कहां पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी उस टाइम पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है बॉडी का जहां पे बॉडी का सारा वेट आता है, ठीक है। जहां पे बॉडी का पूरा वेट बैलेंस होता है, तो वो होता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब जो बॉडी है उस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों साइडों पे, ठीक है। एक यहाँ पे बॉडी पड़ी है, एक बॉल है, ठीक है। बॉल के सेंटर में सारा वेट होता है, तो ये क्या होगा? बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बॉल को हमने एक सरफेस पे रखा और उसके दोनों साइडों पे हमने फोर्स लगाई, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा? जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये सरफेस के ऊपर पड़ी है और दोनों साइडों पे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमने ये तो बोल दिया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, बट इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम वो फोर्स होती है जब बॉडी पे जो फोर्स काम कर रही है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो उस स्टेट में जब बॉडी होती है, उस केस में जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है। बॉडी पे हम जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं, जब उन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो पे आ जाता है, तो उस केस में जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी, अब जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में एक तो रेस्ट की पोजीशन में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में होगी, ठीक है। अब रेस्ट की पोजीशन में बॉडी बड़ी है तो उस टाइम पे भी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब देखो, जब हम बॉडी को इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पीछे से हमने फोर्स लगाई, ठीक है। यहाँ पे कोई स्लाइडर है, तो स्लाइडर पे हम यहाँ पे जब कोई भी बॉल पड़ी है तो इनिशियली तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे ना, तो तभी ये थोड़ा मूव करेगी। जैसे ही बॉल यहाँ पे थोड़ा सा मूव करेगी तो इसके बाद ये स्लाइडर पे फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे को आएगी। तो इस जितना टाइम ये बॉल यहाँ पे मूव करेगी यहाँ तक आने के लिए, तो उतने टाइम में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगी, तो ये वाली जो बॉल होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। अगर रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मोशन के टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट आता है इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो बॉडी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल मतलब रेस्ट में है, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे बॉडी पड़ी है, तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे मूव किया, ठीक है, इस जगह से मूव करके हम इस बॉडी को यहाँ पे ले आए, ठीक है, यहाँ से हमने हल्का सा मूव करा और यहाँ पे ले आए, और ये वाली जो बॉडी है ना ये फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। अब ये जब ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो जैसे ही हम उस पर फोर्स छोड़ देते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो वो क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब कि हमने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा लेकिन जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगानी छोड़ दी तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई, तो वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इसका उल्टा है। जब हमने किसी बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, ठीक है, यहाँ पे बॉडी पड़ी है तो इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया और ये वाली बॉडी फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं गई, तो ये क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, इसीलिए वो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाती। फिर थर्ड आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और बॉडी जो डिस्प्लेस करने के बाद ना तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आई ना ही इस पोजीशन पे रही, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर में किसी और पोजीशन में आ गई है, ठीक है। अब बॉडी ने ना तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करी है ना ही जहां पर हमने इसको लाकर छोड़ा था वहां पे रखी है, ठीक है, तो बॉडी किसी और ही पोजीशन पे चली गई, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सेम हाइट पे ही रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं पे रहेगी, यहाँ पे भी, और जो ये नई जगह पे आई है यहाँ पे भी इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम हाइट पे ही रहेगी। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, दो कंडीशंस होनी चाहिए बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। कौन कौन सी, एक तो बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिनिमम हाइट पे होनी चाहिए, दूसरी जो वर्टिकल लाइन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, ठीक है, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने की बजाय वो बेस ऑफ द बॉडी से पास होनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है वो बॉडी के बेस से पास हो, तो उस टाइम पे भी जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।